जब आप मुख्यमंत्री बन के आए थे तो किसानों के साथ वादे थे। अब इस सवाल को मैं दो भागों में डालना चाहती हूँ। पहला, किसानों की आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र जो है वो अब भी बहुत ज्यादा भयंकर आंकड़े महाराष्ट्र से सामने आते हैं। 2020 की अगर मैं 21 की बात कर लूं तो 2700 आत्महत्याएं, 22 की बात कर लूं तो 2900 आत्महत्याएं, 2023 में अक्टूबर तक ही 2300 आत्महत्याएं, और ये वो आत्महत्याएं जो रजिस्टर हो चुकी हैं। तो हम सुधर नहीं रहे हैं उस मामले में, कहीं से कहीं तो कोई बदलाव नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और ये सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। आप इसको मैनेज कैसे करेंगे सर? क्योंकि ये तो कोई सरकार, इस मामले में कोई सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, लेकिन हम जब सरकार किसानों को जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे रही है। हमारी सरकार ने एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो है वो बदल दिए, दुगना दे दिया। जब नुकसान होता है तो मुआवजा जो देना है वो ज्यादा देते हैं हम। जो मुआवजों की बात है सर, जैसे कि मैं अगर प्याज की बात कर लें या फिर जो बेमौसम बरसात से पिछले साल की अगर बात करें तो 3 से 4 इंसिडेंट्स अलग अलग इंटरवल्स पे ये हुआ था। लेकिन किसानों का कहना है कि अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं सरकार की तरफ से हो जाती हैं लेकिन हम तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। उसके लिए आप क्या करेंगे? वो क्यों हो रहा है किसानों के साथ ऐसा, और कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? प्याज के जब समय पे 350 रुपया ग्रैंड सरकार ने दी। करेक्ट। अभी ये जो मुआवजे की बात है, ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को कुछ तक कंप्लेंट होगी, लेकिन हमारी सरकार जो है वो किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए पूरी सिस्टम बिठाई है। अभी कंप्लेंट, अभी अपोजिशन वाले तो बिल्कुल नहीं, मैं किसानों की बात कर रही हूँ सर। ये क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं कवर करती हूँ, तो बड़े सारे किसान जो हैं वो कहते हैं कि हम तक मुआवजा पहुंचता नहीं है, अब तक पहुंचा नहीं है। जो पिछले साल प्याज के लिए आप अनाउंस हुआ था, अगर ऐसा कहीं पर है तो मैं खुद एज ए मुख्यमंत्री मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। बिल्कुल सर। नासिक का बेल्ट सबसे ज्यादा परेशान है उस चीज को लेकर के, क्योंकि नासिक की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल में जो नीतियां हैं, सरकारी नीतियां, उसके बारे में पूछना चाहती हूं। क्योंकि आपकी महायुति की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की भारी बहुमत की सरकार है, तो एक जो नीति है जिसने महाराष्ट्र के किसानों को, खासकर की प्याज के किसानों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, वो है निर्यात बंदी, एक्सपोर्ट बैन। अब मतलब फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और दाम, रिटेल के दाम ना बढ़े, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार का कहना है कि हमने एक्सपोर्ट बैन लगाया। हाँ, ये ग्राहकों का विचार करके। करेक्ट। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को दरअसल यही नाराजगी है कि ग्राहकों का सोच लेती है सरकार, हमारा नहीं सोच रही। नहीं, बिल्कुल। टमाटर की तरह तो भाव बढ़े भी नहीं थे और क्यों इस तरह से दाम बढ़ा दिए? किसानों के बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। तो आप क्या जी, किसानों के लिए जो कुछ उनको ग्रांट देना है या मदद करनी है तो बिल्कुल सरकार करेगी। किसानों को ऐसे ही छोड़ेगी नहीं। और किसानों को नुकसान है, सरकार देखते बैठेगी, हाथ पे हाथ रखकर ऐसा नहीं करेगी सरकार। गुड टू नो सर, क्योंकि मैंने कहा कि महायुति की आपकी सरकार है और केंद्र में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है, तो क्या प्याज के ऊपर से एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा है वो हटाने के लिए कोई अपील आप? नहीं, हमने लेटर भी लिखा है, पीयूष गोयल जी को भी लिखा है और केंद्र सरकार को भी लिखा है। देखते हैं, लेकिन जब तक उनको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं हम। चलो नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही बैठो, तो उनको जो भी हेल्प करना है हम जरूर करेंगे। जैसे 350 रुपए ग्रैंड हमने दी है, वैसे हम सोचते हैं क्या करना है किसानों के बारे में। सर, अब थोड़ा सा मैं राजनीतिक सवालों की तरफ आना चाह रही हूँ। इस बार जब चुनाव होंगे लोकसभा के, पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा में तो अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। महायुति के लिए, आपकी युति के लिए और शिवसेना का ये जो नया फॉर्म है शिवसेना का, एक लिटमस टेस्ट की तरह है ये चुनाव। इस बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई जनता किसके साथ है। तो कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच जाने वाले हैं, वोट मांगने? मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंट, लोग काम चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको जो भी बेसिक एमिनिटी जो है वो चाहते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लोगों के सामने जाएगी, क्योंकि हमारे 1.5 साल में 2 साल में देखा है उन्होंने काम, सरकार का काम देखा है, पिछले सरकार का भी काम देखा है। कई प्रकल्प तो बंद थे, कई प्रकल्प तो बंद कर दिए। अभी जैसे मेट्रो के काम, मेट्रो 3 के काम, समृद्धि हाईवे का काम, हमारी सरकार आने के बाद उसको तेजी आ गई। बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आज लोग चाहते हैं सब जगह काम चले, ये हमारा राज्य जो है, मैं पहले भी कहा कि इंफ्रा प्रोजेक्ट में नंबर 1 पे, तो लोग किसको वोट करेंगे?
जो प्रोजेक्ट बंद करते हैं, जो घर में बैठते हैं। मैं उसी पे आने वाली थी। क्या काम करने वाली सरकार को लोग वोट देंगे? करेक्ट, मैं उसी पे आने वाली थी। देखिए, ठाकरे गुट का कहना है, और जो भी अंश अब महाविकास आघाड़ी का बच गया है, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से बदली गई है चीजें, उनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे के बेटे से उनकी पार्टी छीन ली गई, इसका जनता पे बहुत प्रभाव है, और सिंपैथी जो है, जो हमदर्दी है, वो जनता की ठाकरे गुट के साथ है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कौन कहता है? ये विपक्ष का कहना है। उनका ही ना जी, जनता का कहना नहीं है, ये उनका कहना है। सिंपैथी पाने के लिए ऐसे देखो, काम करने वाले लोगों के साथ रहते लोग रोज के रोना धोना करने वाले के साथ नहीं रहते, निगेटिव बातें करने वालों के साथ जनता नहीं है। वो उनको लगता है ऐसा कि सिंपैथी हमारे साथ है, लेकिन अभी जहां मैं जाता हूँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लोग समझते ये तो मुख्यमंत्री हमारा है, मैं जनता के अंदर, जनता के जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूँ। तो सिंपैथी वेव जैसा कुछ नहीं आप नहीं, लोग कैसे, लोग तो देखो, लोग देखते हैं आज इस राज्य में प्रोजेक्ट के काम शुरू है, स्कीम दे रहे हैं हम, योजना शुरू है, कई सभी सेक्टर को, किसान, महिलाओं के लिए हमने एसटी में 50% सहूलियत दे दी। मैं महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। मुंबई और महाराष्ट्र, खास करके मुंबई, महिला सुरक्षा के लिए जाना जाता था। अभी भी देश भर में सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए माना जाता है। महाराष्ट्र को भी एक सुरक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन फिर भी आंकड़े अब भी डरावने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा की अगर मैं बात कर लूं, 2020 में 31,000 से ज्यादा मामले महिलाओं के खिलाफ अलग अलग क्राइम के, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे दहेज हत्या हो, चाहे खून हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये दर्ज हुए थे। 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 39,000 तक चला गया, और 2022 में 45,000 तक जा चुका है। क्राइम रेट भी, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नंबर बढ़ेगा भी, लेकिन क्राइम रेट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। तो ये भी एक जगह है जहां पे हम, चाहे कोई भी सरकार रही हो, मार खा चुके हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात मुझे लगती है कि हर लीडर को, हर पार्टी को मौका मिला है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमें काम करने का मौका नहीं मिला। तो महिलाओं को, हमको तो थोड़ा ही समय मिला है ना, लेकिन महिलाओं को अभी हम फेल कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं के लिए आज आपने बताया, आंकड़े तो बता दिए, लेकिन यहाँ पर अभी, पहले तो क्या एफआईआर दर्ज होते कि पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी सरकार में हमारा होम डिपार्टमेंट और हमारी पूरी होम मिनिस्टर की भी इंस्ट्रक्शन है, मेरी भी इंस्ट्रक्शन है, हर महिलाओं के ऊपर कहीं पर भी अत्याचार हो तो तुरंत एफआईआर लॉन्च करो। कन्विक्शन रेट बढ़ गया है, और ये जो ज्यादती करते हैं उनको डर भी होना चाहिए, ये डर कानून का, और क्लियरली नहीं है, तभी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तो अभी जो महिला सुरक्षा है, आज पुलिस, हमारी मुंबई की पुलिस है, मुंबई कारपोरेशन है, ये उनको कहा है कि महिला जहां भी कुछ भी तकलीफ हो तो 5 मिनट के अंदर उसको हेल्प चाहिए, पहुंचनी चाहिए। उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने काम करा है। मतलब इस साल के एनसीआरबी डेटा में कुछ तो सुधार दिखना चाहिए आपके बिल्कुल मुताबिक? दिखना चाहिए। ठीक है सर, मैं फिर से राजनीति के क्योंकि महिला सुरक्षा को हमने प्रायोरिटी दी है, और महिला सुरक्षा अभियान, थोड़ा समय तो दे, आप देंगे कि नहीं जी? तो ये सरकार जो है, ये किसी को, कोई भी जो गुनाह करेगा, जो क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट करने वाली नहीं है। जो सवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हों, चाहे जनता भी हो, चाहे सब सेफोलॉजिस्ट हो, सबके मन में रहता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो भूचाल आया राजनीति में, वो आपसे शुरू हुआ, उसके बाद अजीत पवार जी भी जुड़े उसमें, तो क्या आपको लगता है कि, मतलब ये आरोप ये है कि इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी राज्य में आ गई है, पार्टियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई सारे धड़े हो गए, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको लगता है कि थी और खत्म हो गई, या कभी थी ही नहीं, या फिर आपको लगता है कि हल्की फुल्की है, मैटर नहीं करती? हमारी सरकार तो पूरी तरह एकदम मजबूती से खड़ी है, 200 के ऊपर हमारे साथ एमएलए है। लेकिन सर अब ऐसा हो गया है कि सारे लोग एक तरफ आ गए हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के इंटीरियर में जब घूमती हूँ, और एक बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं है अब हम किसे वोट दें, क्योंकि कौन कहाँ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अब अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को हटा दें, ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे राजनेता एक तरफ और वो एक तरफ, तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वही 2 विलन बचे हैं? मैं उस इंस्टेबिलिटी की बात कर रही थी। आपको लगता है कि या फिर ये एक वक्ती चीज है जो कि निकल जाएगी अपने आप, और एक नया फॉर्मेशन है? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को काम चाहिए, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट।
तो लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया है, लोगों ने सरकार को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दो सवालों को मैं कंबाइन कर दूंगी। एक तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां साथ में आ रही हैं, और मिशन 2024 मतलब जब पावर सेंटर्स एक बार अगर आप लोगों की सरकार वापस बनती है तो क्या पावर सेंटर्स चेंज होंगे, डेप्यूटी सीएम्स कोई दूसरे चेहरे होंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, कैसा रहेगा? देखो ये तो बहुत आगे की बात है। आज पहले तो हमारे सामने लोकसभा है। सीट शेयरिंग सर, लोकसभा की सीट शेयरिंग में कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि हमने तय कर लिया है फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मैं फिर से आपको सीट पे ला रही हूँ। सीट कितनी मांगने वाले हैं आप लोग? नहीं, किससे? क्योंकि महायुति की सरकार है, तो आप कितने शिवसेना के कैंडिडेट्स कितनी? देखिए अभी वो तो अभी बातचीत होगी शुरू, और उसके ऊपर हमारा एजेंडा यही है कि यहाँ महाराष्ट्र से 45+ सीटें मोदी जी को देनी है। फेयर इनफ सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो दिस वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे, एंड एज यू हर्ड ही सेड दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, नथिंग इज गोइंग टू मैटर. हिज गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड, वेदर इट्स ऑन द फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. His government has delivered on all these fronts, and that's exactly what's going to bring his government and the other alliance parties back to power in Maharashtra, and will win seats by a huge margin, not just in Lok Sabha but also in Vidhan Sabha. In Mumbai, this is Santya for CNBC TV 18.